आतंकवादियों का इंसाफ करना ये उनके, जिसको भी वो मानते हैं, उस ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इन आतंकवादियों को उस ऊपर वाले से मिलाना यह हिंदुस्तानी फौज का काम है। 7 सितंबर 2001 को मैंने ये लाइन लिखी थी, जैसा मेरी डायरी में मेंशन है। मैं फौजी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके बिहाफ में लिखा था, हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के बिहाफ में लिखा था। बात यह है, मैं ये वीडियो 2 से 3 दिन पहले भी कर सकता था। नीच हरामखोर आतंकवादी को मार गिराया, और ऐसे ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मार गिराया, उसके बाद वीडियो कर सकता था। लेकिन वो ये ना कि जब केंचुओं पर नमक डाला जाता है तो वो बिलबिलाते हैं। उसी हिसाब से हिंदुस्तान में ये चलता है कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो इनके जो बैठे हुए ना गैंग है पूरी, वो निकल के धीरे धीरे आती है। उनका इंतजार कर रहा था उनके रिएक्शंस का, इसलिए मैं थोड़ा शांत था। लेकिन हाँ, बनी बात है, जो राष्ट्रीय केंचुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय केंचुआ संगठन है, उससे मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आतंकवादियों से, नीचों से उनका कंपैरिजन करना केंचुओं के लिए बहुत अपमान की बात है। तो माफी चाहता हूं। मैं आज सीधी सी बात करना चाहता हूं। सीधा मुद्दा यह है कि 3 पॉइंट और एक सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, 1989 में जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विसेज हैं और पाकिस्तानी सरकार की मदद से हिजबुल मुजाहिदीन की ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया। बड़ा हुआ बना के रखते, लेकिन उनके बारे में बात नहीं होती है। सैयद सलाहुद्दीन है ना, जो अभी प्रेजेंट चीफ है जो हिजबुल मुजाहिदीन का, उसकी बात नहीं होती है। क्यों नहीं बात होती है, ये एक बड़ा मैटर है। ये वही लोग हैं जो 1989 से स्थापना करने के बाद कश्मीर के यूथ को बरगलाते रहे हैं, उनको रिक्रूट करने के लिए रिक्रूट्स कमांडर बनाते हैं, पोस्टर बॉय तैयार करते हैं। यही जो लौंडा अभी ठोका गया ना, इसको भी पोस्टर बॉय बनाया गया। क्या होता है बाद में, आखिरी में पोस्टर तो फट ही जाता है। लेकिन मैटर यह है कि इनके बारे में बात क्यों नहीं होती है, इनको डायरेक्ट टारगेट क्यों नहीं किया जाता, वो लास्ट में सोल्यूशन वाली बात पे आएंगे अपन। और ये पॉइंट है कि ये यूथ को बरगला के इनको वहां पर पोस्टर बॉय बना के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कराया जाता है, और एक इनको डिस्काउंट, मतलब सीधी सी बात है, सस्ते तरीके से जन्नत जाने का रास्ता दिखाया जाता है इन लड़कों को, जो इस टाइप के नए नए टेररिस्ट बनते हैं और कश्मीर में बनते हैं। ये वहां बैठे हुए हैं, जो मुजफ्फराबाद है, जिसको ये लोग सोचते हैं कि ये इनका हिस्सा है। सुनो भाई, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, वो हिंदुस्तान का ही। और रही बात इस लौंडे की, तो ये मरा है, इसके बाद जितने आएंगे उसके लिए बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा काम है भेजने का, फौज का काम है ठोकने का, वो ठोकते रहेगी। पॉइंट नंबर 2, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के भांड कौन कौन है जो इसको खरीद के रखा हुआ है। शुरुआत करते हैं उन लोगों से। कुछ एक ऐसा तबका है हिंदुस्तान में, एक पूरी मीडिया की लॉबी है, जिसको ये लौंडे जो हैं, जो आतंकवादी, जैसे ये ऑपरेशनल कमांडर जिसका ऑपरेशन हो गया, इसको और इसके पहले वालों की अगर बात करें तो इसको बड़ा मैथ्स टीचर, मतलब इतना आराम से ये समझ में नहीं आता कि ये जो लोग हैं, जो मीडिया वाले हैं, इनको कौन सी पारखी नजर, कितनी गजब की पारखी नजर लाते कहां से यार भाई तुम लोग, कि तुम लोगों को ये लौंडा, तुमको मैथ्स का सबसे मासूम, सबसे भोला, सबसे बड़ा, इतना शांत सा लौंडा तुमको लग रहा था, तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल मैथ्स टीचर है, और तो नहीं बड़ा मासूम था ये तो। और इसके पहले जिसको ठोका था वो बोरान वानी, वो तुमको बड़ा मासूम, मतलब वो तो बिल्कुल गरीब का बच्चा था, जिसको तो मीडिया वाले बिल्कुल बताते हैं अपनी पारखी नजर से देख के इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो तो बानी की, मतलब उसके जैसा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी उसको बुला रही थी कि प्रभु हमारे इधर आए, पढ़ाने लगे आप, है ना। लेकिन एक बात बताओ तुम, ये बड़े मासूम लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, और मीडिया के हिसाब से अगर माने तो ये तो इतने मासूम है कि रोटी को तोती और पानी को पप्पा कहते हैं बेचारे। इतने मासूम आतंकवादी हैं, मतलब इतने मासूम लड़के हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जिनका डेटा होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको इतने सालों से खोजती रहती है ना, वो तुम्हारे हिसाब से मासूम है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा मैटर क्या है इसमें? मैटर ये है बड़ा कि जो ये इतने गरीब, अगर तुम कहते हो कि इतने गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं, अगर ये असल में स्टूडेंट हैं या असल में सिर्फ टीचर था जिसको मार दिया, तो एक बात बताओ मेरे को, चलो अगर ये गरीब हैं, वहां की इकोनॉमी तो सत्यानाश है क्योंकि टूरिज्म तो है नहीं, तो इनके पास पैसा कहां से आता है? अब एक बात बताते हैं, पाकिस्तान का अगर रेट है, क्यों भाई पाकिस्तान में जो ब्लैक का तुम्हारे AK-47 56 का जो रेट चल रहा है $1370, लगभग 1 लाख सवा लाख, वो कहां से आता है? जो ये गियर पहनते हैं, टैक्टिकल गियर, ये कौन से स्कूल कॉलेजेस में कौन से इनको दिए जाते हैं? तो ये सब जो चीजें हैं ना, तुम लोगों से, तुम जैसे मक्कारों से सबसे बड़ी तकलीफ है। इसके बाद ये हैदरी जैसे नालायक लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ध्यान रखना, जो वहां के कश्मीर के पढ़ा लिखा यूथ है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको उनके हाथ में पत्थर चलाने के लिए दे दिए जाते हैं, फिर बाद में हथियार दे दिए जाते हैं चलाने के लिए। इस पूरी हिंसा और जो भी कश्मीर में गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। बहुत सालों से मैंने कितनी बार समझाया है कश्मीरी यूथ को, फिर से एक बार बोल रहा हूं, मत पड़ो इनके ट्रैप में। जिम्मेदार ये लोग हैं, इनके खुद के लौंडे जो हैं वो फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनके बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और तुमको कहां पे खड़ा कर दिया? यहां पर पत्थर मारने के लिए, यहां बंदूक चलाने के लिए, ठीक है। तुम इनके गुलाम बन के वहां पर रह रहे हो। और दूसरा, ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ये बड़े बड़े लग्जरी बंगले में रहते हैं, और तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ पत्थर मारने का वो पैसा। यार क्यों यूज हो रहे हो तुम लोग? तुम्हें समझना पड़ेगा ये बात।
और उसके बाद जो है दे हैव द चीक्स टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ अ सोल्जर। यार सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ना कश्मीरी तक तो आती नहीं, जिनके तुम भक्त बने घूम रहे हो। अगर आती है तो इनके लिए एक मैसेज है, सुनो बे, तुम्हारी जो मंदुल है ना उसको बैंड और तोड़ दिया जाएगा बहुत जल्द, है ना। अगर आती है तो तुम समझ गए होगे क्या मैसेज है मेरा। एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हो रही इन पत्थरबाजों के खिलाफ, और क्यों नहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को ओपन पूरी फुल्ली परमिशन दी जाती है कि जो भी ऑपरेशन के दौरान, इस ऑपरेशन में जो कि आतंकवादियों के खिलाफ होते हैं उसके दौरान अगर बाधा डालता है तो क्यों नहीं उन पर पूरी ठोकाई होना चाहिए, क्यों नहीं उनको उठा के जेल में डाला जाना चाहिए, क्यों उनको ओपन हैंड नहीं मिल रहा है। इसके पीछे राजनीति असल में कर कौन रहा है। पॉइंट नंबर 3 आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि ये डिबेट्स पर ये जोकर्स को बुलाया क्यों जाता है। ये गधे लोग जिनने आज तक कश्मीर नहीं गए होंगे, या तो फॉरेन में बैठे या दिल्ली में बैठे हैं अपने अपने बंगलों के अंदर, ये कभी कश्मीर तक नहीं गए होंगे। कश्मीरी भाषा नहीं, कश्मीरियत से कोई लेना देना, कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बना के बिठाला जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी चीज, अभी की एक रिसेंट मेरे पास क्लिप आई है जिसमें मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। तुम्हें तकलीफ है, तुम सीधे जो है वो राष्ट्रपति के पास जाओ, पूरी गैंग इकट्ठे हो गए, वो तुम्हारा एक अधिकार है, आपको अपील करना है करो, लेकिन एक पब्लिक डोमेन में बरगलाते क्यों, गलत इंफॉर्मेशन क्यों देते हो। दूसरी बात है, उसमें से एक नालायक ने, अभी एक क्लिप मैंने छोटी सी देखी, उसमें कर्नल पुरोहित के खिलाफ बोल रहा है, अबे कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और तुम कौन हो बे? इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर पे तुम एक सवाल उठा रहे हो। और सबसे बड़ा मैटर यह करता है कि जिस इंटेलिजेंस यूनिट्स पे, जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट, अगर ये होंगी नहीं ना तो तुम्हारे घर में, गली गली में, घरों में बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। लेकिन ये इनसेंसिटिविटी क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इन लोगों को जो मानना है वो बनी बात है, उनका अधिकार है, मानते रहो, लेकिन ये अधिकार मेरा भी है। और जितना मैं जानता हूं, मुझे लगता है कर्नल पुरोहित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी फौज के ऑफिसर हैं। एंड एज फार एज आई नो, जितना मुझे जानकारी, जितना मैं जानता हूं, द इंडियन आर्मी डज नॉट टीच एनी सच थिंग फॉर विच ही हैज बीन चार्ज्ड। ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है? एक तो चैनल की भी बेइज्जती है। ये लोग बहुत बड़े नासूर हैं, इन बेवकूफों को कुछ नहीं पता है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये है कि एक बात बताओ, अगली बार जब इस टाइप का कोई नालायक आए ना कश्मीर से, जब रिप्रेजेंट करने के लिए और किसी अधिकारी पर जब सवाल उठाए, तो सिर्फ एक सवाल जरूर करना मेरे बिहार से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, कि साले इन लोगों ने कश्मीर के लिए क्या किया है। इनने आज तक कश्मीर में जो इतना बड़ा आतंकवाद फैला हुआ है उसके लिए इनने क्या किया है। इस टाइप के जो लोग हैं, दोगले हैं ये, इसीलिए मैं कहता हूं कि इतने सारे दोगले हैं कि इकट्ठा कर दो कि दोगलिस्तान बन जाएगा। ये मालूम है, इन लोगों को हम लोग खिलाते हैं, लेकिन ये अपना बाप, नाजायज बाप जो है वो पाकिस्तान को ही मानेंगे। ये पाकिस्तान के ही गुण गाते रहेंगे। इनको रोटी, प्रोटेक्शन से लेके, रोटी से लेके, टैक्स छूट से लेके, इनको वहां पर जो जो फैसिलिटी हो सकती है सब कुछ इनको दिया गया। किस बात के लिए दिया गया? कि ये कम से कम कभी तो सुधरेंगे इस टाइप के नालायक लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक बात तो ये वही लोग हैं साले, जब हमारा फौजी उसी कश्मीर के परिवारों को बचाने के लिए, जब हमारे स्पेशल फोर्सेस के, हमारे जो राष्ट्रीय राइफल के लोग हैं, जो इनके ही लोगों को बचाने के लिए घरों में की बंधक बना लिए गए, जब आतंकवादियों ने बचाते हैं, तब इनसे दो लाइन नहीं निकलती, तब इनके मुंह को जो है, इनके मुंह में बवासीर हो जाता है, तब इनसे क्यों नहीं कुछ बोला जाता है। इसीलिए, और मैं हमेशा से कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, जो वहां का यूथ है अभी भी समझ जाओ यार, तुम लोगों को यूज किया जा रहा है, तुम्हें पत्थर मारने के लिए छोड़ा जा रहा है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है। जो बच्चे हो ना तुम लोग, छोटी उम्र के, तुम लोग यार पढ़े लिखे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना करियर बनाओ। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, मेरे बराबर किसी ने नहीं तुम लोगों के बारे में बात करी होगी। ये बात समझो कि तुम किस पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। उनके पास धोने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, उन लोग किसकी बात करें, उनके पास धोने को पानी नहीं है। समझ रहे हो तुम स्थिति? और वो क्या दिलवाएंगे वे तुम लोग को, भूखे नंगे। और जब मैं पाकिस्तान वर्ड बोलता हूं, ये डिस्क्लेमर है, ये सुन लो, जब मैं पाकिस्तान वर्ड की बात करता हूं, ये वो लोग हैं जिनने पाकिस्तान का भी पाकिस्तान के अंदर बंटा धार करके रखा हुआ है, आतंकवाद अंदर से फैलाया है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान पे हमला करते हैं। मैं वहां के मासूम बच्चे, मैं बूढ़ी औरतों, बूढ़ों का जो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बात करता हूं। वो लोग, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, जो ये हरामखोर पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं, तुम बच्चों उनका साथ दे रहे हो, तुम उनके लिए पत्थर चलाते हो। इन जैसे भांड आतंकी जब मरते हैं तो तुम रैलियां निकालने लगते हो, उनकी लाशों पे हजारों लोग इकट्ठे होते, तुम पत्थर चला रहे हो। और किसके खिलाफ? जो फौज तुम्हारे लिए वहां पर तुम्हें प्रोटेक्शन कर रही है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, समझो यार। मुझे क्यों, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, अभी भी समझ जाओ बच्चों, अभी भी दोस्तों, यारों, मेरे भाइयों, अभी भी समझ जाओ, क्यों पत्थर, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। और अगर नहीं समझना तो ऐसा है, ये तब तक चलेगा, उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक हिंदुस्तानी फौज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कंप्लीट ऑर्डर नहीं मिलते हैं।
अगर जिस दिन पूरे गारंटीड कंप्लीट ऑर्डर दे दिए गए, हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत की चोटी बहुत बड़ी है ना। मैं आपको जितना मैं जानता हूं फौज को ना, वो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका जो पीक है, उससे 100 मीटर ऊपर तक इतने बड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन आतंकियों, इन पत्थरबाजों, इनके आका जो इंटेलिजेंस लीक करते हैं फौजियों को मरवाने के लिए, इन सब हरामखोरों के सरों का, इनकी खोपड़ियों का पहाड़ बना देगी फौज। बस बात वही है, परमिशन जिस दिन मिलेगी उस दिन फिर कोई डिस्कशन के लिए बचेगा नहीं। दुष्यंत साहब की वो लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यार प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट बोले तो डिस्कस हो चुके हैं, अब लेकिन मैटर क्या करता है कि सॉल्यूशन क्या है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी भारत सरकार, मैं ये चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तानियों को मिलकर ये अपील करना चाहिए, कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए कि बहुत क्लियर हो जाए, जो मुजफ्फराबाद है, जो ये टेररिस्ट की कैपिटल बनके पाकिस्तान ने बनाई हुई है, जो जिसको ये अपना मान बैठे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, वो वापस चाहिए। ऑपरेशन मुजफ्फराबाद क्लियर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इनको लात मार के बाहर निकालना चाहिए। हमारा था, हमें वापस छीनना नहीं, 2 कंटाब मार के इनसे वापस लेना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, वरना हो चुका होता। चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता। आप खिलाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे। और बनी बात है, मेरा क्या पर्सनल स्वार्थ है, मैं क्यों चाह रहा हूं मुजफ्फराबाद, बनी बात है, बहुत अच्छा दिखता है। मेरा पर्सनल स्वार्थ ये है साहब, मुझे 100 एकड़ जमीन खरीदनी है वहां पर। अब मैं आपसे अपील करता हूं, आप मेरी मदद करें इस मामले में। मुझे अपना बढ़िया वाला फार्म हाउस, 1 लाख गायों का मुझे गौ रक्षा केंद्र आप समझ लें या गौशाला समझ लें, वो खोलना है, 1 वृद्धाश्रम खोलना है और 1 वैदिक मिलिट्री स्कूल खोलना है मुझे मुजफ्फराबाद में। मैं आप बताइएगा, जिस दिन माहौल बने हम एडवांस पेमेंट लेके आपके पास आ जाएंगे। हमें 100 एकड़ चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार और जो भी देशभक्त हैं वो इसमें मेरी मदद करेंगे मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराने के लिए। जय हिंद। जिंदाबाद भारत